नमस्कार मित्रों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इन दिनों दक्षिण एशिया की राजनीति पर पूरी दुनिया की नजर है और जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में उथल पुथल की स्थिति है वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन कुछ ऐसी बातें बहुत ही ज्यादा जानने योग्य हैं और जानना चाहिए एक भारतीय होने के नाते, एक पड़ोसी और खास करके सजग पड़ोसी होने के नाते। मित्रों, नेपाल ने जिस तरह से चीन की गोद में खेलते हुए वो भी केपी शर्मा ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से चीन ने भारत के खिलाफ सरगर्मी दिखाई और भारत के खिलाफ सारी वो हदें पार करने की कोशिश की जिसकी दरकार ही नहीं थी, जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो केपी शर्मा ओली इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिस पार्टी के रहनुमा बनकर के वो नेपाल की गद्दी संभाले हुए थे और चीन की गोदी में खेलकर भारत के खिलाफ ढेर सारे षड्यंत्रों में चीन का भागीदार बन रहे थे, वो ओली आज कहीं के नहीं रहे। आखिर में क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस हिमालयन स्टेट में जिस तरह से राजशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र का एक मूवमेंट चला और उस लोकतांत्रिक परंपरा में मल्टी पार्टी सिस्टम में जिस तरह से वहां पर वामपंथ का उदय हुआ, उसमें इस पार्टी के सामने वहां के लोगों का भरोसा जीतना और लोगों का विकास करना ये अपेक्षा थी, वहां के लोगों की एक जनाकांक्षा थी। लेकिन इस पार्टी ने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए नेपाल के लोगों के विकास की बजाय कूटनीतिक तौर पर अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए भारत विरोध का रास्ता चुना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। जिस तरीके से वहां पर चीन का एक राजदूत, जो एक महिला राजदूत है, उनके निर्देशन में नेपाल में भारत के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे थे, वो भी कुछ आसान शर्तों पर दिए जाने वाले ऋण की एवज में, उसका परिणाम अब नेपाल भुगतने लगा है। तो ये जो घटना हुई कि चीन में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको ही उस पार्टी से निकाल दिया। अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यही अपना मानिए, क्योंकि वहां पर मध्यावधि चुनाव होना है। इन परिस्थितियों में पुष्प कमल दहल एक प्रमुख नेता हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने उनके गुट ने बाकायदा केपी शर्मा ओली को उस पार्टी से ही निकाल दिया और उनके गुट को अलग कर दिया। तो एक तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़ा विभाजन हो गया और एक विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी किस स्थिति में आ गई है ये आप देख सकते हैं। ये तो हो गई खबर, लेकिन वास्तव में केपी शर्मा ओली की आज स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई, ये जानना बहुत जरूरी है और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, इसका सीधा और बिल्कुल साफ उत्तर यह है कि केपी शर्मा ओली की प्रासंगिकता, उनकी महत्ता, उनकी जरूरत चीन की नजर में खत्म हो चुकी थी और वो इसलिए खत्म हो चुकी थी क्योंकि केपी शर्मा ओली एक साथ चीन और भारत दोनों को साधने की एक राजनयिक कोशिश कर रहे थे, जो कोई एक संप्रभु राष्ट्र कर सकता है। लेकिन केपी शर्मा ओली के कारनामे के कारण चीन को नेपाल ने अपनी संप्रभुता दे दी थी, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, प्रकारांतर से ऐसा हो गया था क्योंकि नेपाल में चीन का राजदूत यह तय करता था कि प्रधानमंत्री ओली किससे मिलेंगे किससे नहीं, या उनकी साउथ एशिया को लेकर के क्या सोच होनी चाहिए, या भारत को लेकर के चीन के प्रधानमंत्री या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को क्या बयान देना है, ये वहां के राजदूत तय किया करती थी। लेकिन जब से ओली की स्थिति खराब होनी शुरू हुई, आंतरिक विद्रोह हुआ, वो स्थिति ये थी क्योंकि वहां पर अब राजतंत्र की मांग होने लगी, क्योंकि जनाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और नेपाल जिस तरीके से चीन के हाथों में खेलता गया और खबरें जब नेपाली समाज में ये फैली कि चीन जबरन उनके भी क्षेत्रों पर कब्जा करने लगा है, तो नेपाल के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, उन्होंने ये बेहतर विकल्प माना कि अब राज सत्ता के लिए, अर्थात जो राजा का शासन है,
उसकी मांग फिर से की जाए। ऐसे में वहां पर नेपाल में जो प्रजातांत्रिक पार्टी है वो ज्यादा प्रभावी होने लगी, और इसके कारण से चीन ने भी देख लिया कि जब जनाकांक्षा में पूर्ण नहीं हो पा रही है और वहां एक विद्रोह की स्थिति हो रही है, और वो इसलिए कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन की स्थिति है, अर्थात पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनको उपनाम से प्रचंड जाना जाता है, उनकी केपी शर्मा ओली से अब बन नहीं रही है, और पार्टी को नियंत्रित करने की कोशिश और संविधान से ऊपर जाकर के निर्णय लेने की कोशिश जिस तरह से केपी शर्मा ओली कर रहे हैं, वो प्रचंड गुट को या कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल को वो था नहीं रही है, तब उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन तब तक प्रचंड गुट इतना प्रभावी हो चुका था कि वो ओली को स्वीकार नहीं कर सकता था, और प्रचंड गुट ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि केपी शर्मा ओली जिस तरह से भारत विरोध की अति में जाकर के चीन की गोद में खेलने लगे थे, उस तथ्य को प्रचंड गुट ने पहचान लिया। और जब उन्होंने ये समझा कि अब किसी भी कीमत पर ओली यहाँ के लोकप्रिय नेता के रूप में नहीं जाने जाते, ऐसे में पार्टी को बचाना जरूरी है, चाहे इसके लिए विभाजन ही क्यों ना हो जाए, ऐसे में ओली के खिलाफ विद्रोह किया जाए। और उस जरूरत के हिसाब से एक राजनीतिक कदम उठाते हुए जो मुहिम पिछले 5-6 महीनों में प्रचंड ने शुरू की थी, उसका एक परिणाम हुआ कि केपी शर्मा ओली की स्थिति ये बनी कि उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। अब निकाले जाने के बाद स्थिति क्या होगी, ये आने वाला समय बताएगा। दोनों गुटों में संघर्ष होगा, एक दूसरे के को नीचा गिराने के लिए दावे प्रतिदावे होंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि इस स्थिति में वहां पर नेपाल के लोकतंत्र में राजशाही को लेकर के या माइनस कम्युनिस्ट पार्टी जो अन्य प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं वो मजबूत होंगी, और उनके साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। यहां यही नहीं, पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर हैं, और प्रचंड भी ये चाहते थे कि जिस हिसाब से ओली बेतरतीब तरीके से चीन की गोद में खेल रहे हैं, ऐसा न खेलें, उसमें एक राजनयिक और कूटनीतिक मर्यादा का वो पालन करें। और इस बात को फील कर भी लिया था केपी शर्मा ओली ने, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या, वो बाद में चेते, बाद में वो पछतावा करने लगे, और उन्होंने एक बयान दे दिया था कि हमारी नीतियों में, हमारी राष्ट्रीय अंदरूनी नीतियों में, अंतरराष्ट्रीय नीतियों में चीन ज्यादा दखल न दे, हम वही निर्णय लेते हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि भारत की जो कूटनीतिक और राजनीतिक पहल थी, जहां भारत ने तमाम नेपाल की बदमाशियों के बावजूद भी उसको अपना भाई माना और आगे सहयोग देने का वायदा किया। उसके बाद हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष नरवणे की वहां यात्रा हुई, और एक बहुत गुड जेस्चर के साथ वहां पर जो फीलिंग्स आई दोनों देशों के बीच के, दोनों तरफ के लोगों के बीच, उस बात को जब वो महसूस किया तो केपी शर्मा ओली ने भी बयान देना शुरू किया भारत के पक्ष में। जब चीन की समझ में आने लगा कि अब केपी शर्मा ओली हमारे हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि राजनीतिक स्थिति उनके देश की इस कदर बन चुकी है और पार्टी में भी इस कदर विद्रोह है, तब केपी शर्मा ओली से एक बराबर की दूरी बनाने की कोशिश शी जिनपिंग सरकार ने की। चीन के बीजिंग प्रशासन ने, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के जो स्पेशलिस्ट थे वो समझ चुके थे कि अब केपी शर्मा ओली को ज्यादा अपने गोद में खिलाना या उनको लेकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एकता बनाने की कोशिश करना चीन के साथ बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी नेपाल से दूरी बनने में। ऐसे में केपी शर्मा ओली से दूरी बना ली गई, और इस बात को प्रचंड गुट ने बिल्कुल महसूस कर लिया। और लास्ट ये हुआ कि जब भारत ने कोरोना वैक्सीन की एक डोज जो है वो एक खेप जो है वहां पर भेजी, तो इसके बाद नेपाल को भारत के साथ ही रहना है और भारत के साथ ही नेपाल आगे बढ़ सकता है। इस बात को जब चीन ने महसूस कर लिया तो चीन की तरफ से ये समझ लिया गया कि अब केपी शर्मा ओली उसके एक बेहतर मोहरे नहीं हो सकते। जो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल केपी शर्मा ओली को चीन की तरफ से करना था वो कर दिया। भारतीय क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगता है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इस पर पूरी तरह से भारत के खिलाफ माहौल बनवा करके चीन ने एक विवादित क्षेत्र पैदा कर दिया। और ये चीन नेपाल के लिए नहीं किया है, वास्तव में
उस पर चीन नजर रखना चाहता है, चीन वहां पर अपने सैनिक रखना चाहता है, क्योंकि उस रास्ते से भी भारत के शिव क्षेत्र के लिए जो दर्शन करने के लिए लोग दर्शनार्थी जाते हैं, वो वहां पर न जाने पाए और चीन की कृपा और चीन की कृपा पर निर्भर रहने के लिए भारत को मजबूर होना पड़े, इसलिए ये काम केपी शर्मा ओली से करवाया गया। जब नेपाल ने ये कर दिया और केपी शर्मा ओली की महत्ता बढ़ने लगी, लेकिन चीन ने अब समझ लिया कि कोरोना वैक्सीन के सप्लाई के बाद नेपाल के साथ सुधरते संबंध भारत और नेपाल के बीच में वही परंपरागत स्थापित संबंध स्थापित कर सकते हैं। तब केपी शर्मा ओली को दूर करने का प्रयास किया गया और सी जिनपिंग प्रशासन ने ओली से अपना समर्थन वापस ले लिया। जब इस बात का एहसास प्रचंड गुट को हो गया, तो प्रचंड गुट के खिलाफ जो नाराजगी थी, जो विरोध था, उसकी चरम परिणति हुई कि उनको कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकाल दिया गया। ये पूरे मामले का सच है और वस्तुस्थिति है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।